याती कसम हो जो की कसम चेतना बना बदलेगा तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। महाराष्ट्र के सामाजिक संस्था संगठनों का नेटवर्क वाणी तथा महावन के वती से एक महाराष्ट्र के सामाजिक संस्थाओं का समाज प्रति राज्य पातळी से राष्ट्र पातळी पर क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में एक अभ्यास हो रहा है। इसके द्वारा कुछ पॉडकास्ट हम क्षेत्र के जाने माने व्यक्तियों के द्वारा कुछ इतिहास सुनना चाहते हैं। क्या आगे प्रारूप होगा यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए कुछ पॉडकास्ट हो रहे हैं। उसका आगे वाला आज का एपिसोड है महाराष्ट्र के डॉक्टर बाबा साहेब शेती विकास संस्था व संशोधन संस्था के प्रमुख ललित जी बाबर इनकी तरफ से। ललित जी यह एक सक्रिय कार्यकर्ता, मूवमेंट में बहुत आगे अग्रसर रहने वाले कार्यकर्ता के रूप में महाराष्ट्र इनसे प्रभावित है। हम ललित बाबर जी से बात करेंगे। नमस्ते ललित जी। नमस्ते। ललित जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं इस अभ्यास के बारे में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस टाइम पे आप कार्यकर्ता के रूप में उभर के आए तो वह परिस्थिति क्या थी। जी, मेरा जन्म 1955 का है। अच्छा। तो 55 तो 70 के दशक में हम लोग कॉलेज में और बहुत सारी मूवमेंट से मतलब जो संपर्क रखते थे, उसमें से दो मूवमेंट का मेरे जीवन में ज़्यादा परिणाम हुआ जो सोशल मूवमेंट महाराष्ट्र में चल रही थी। एक है डॉक्टर बाबा आढाव के माध्यम से एक गांव एक पानवठा के नाम से चलती थी। तो गांव के दलितों को पानी भरने का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ छुआछूत नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही थी। उसमें दलित भी और नॉन दलित भी एक साथ में जुड़ते थे, जो सामाजिक न्याय के पक्ष में होने वाले। दूसरा मूवमेंट था दलित पैंथर 72 में, जो दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार और जिस तरह से छुआछूत के घटना घटती थी उसके खिलाफ में प्रोटेक्टिव इस तरह की मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू हुई। बाद में वो नेशनल लेवल तक चली गई और उसी के अंदर बहुत सारा ये था कि बुद्धिजीवी लोग भी पैदा हुए, दलित साहित्य की निर्मित हुई और वो दलित साहित्य अलग अलग भाषा में आगे चल कर गया। तो ये मैं जब विद्यार्थी था उसका परिणाम ये दो मूवमेंट का मेरे ऊपर बहुत हुआ। मैं जिस गांव में पैदा हुआ वो सूखाग्रस्त इलाका है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में सांगोला तालुका, और मेरा गांव डोंगरगांव इसमें। और वो जो विषय था, हमेशा अकालग्रस्त परिस्थिति, लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता था। खाने की उस टाइम में अनाज की कमी थी देश में, और अनाज के कारण, खाने के कमी होने के कारण लोगों को सीजनल और परमानेंट माइग्रेशन करना पड़ता था। ये बहुत सारी इश्यूज़ इकोनॉमिकली किसान मजदूर इनके सामने थे। तो मैं एक मजदूर, खेत मजदूर फैमिली में पैदा हुआ और मेरी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे डोंगरगांव में, प्राइमरी एजुकेशन, और इसका कॉलेज का एजुकेशन पंढरपुर और सांगली में हुआ। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तो रोज़गार के लिए तो लोग मुंबई जाते थे, उसी तरह से मैं मुंबई आया। स्टेट बैंक में जॉब मिला। स्टेट बैंक में 18 साल मैंने जॉब किया। सामाजिक काम करते करते वो भी एक जॉब भी हम करते थे। लेकिन जिस सामाजिक परिस्थिति थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने का मेरे दिमाग में बहुत ये था। तो मैं ज़्यादा सोशल मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा। कुछ घटना भी ऐसी उस टाइम में घटी थी कि
जब 72 से 75 3 साल कंटिन्यूस महाराष्ट्र में अकाल था, तो लोगों को काम मिलना चाहिए। तो काम के लिए बहुत ये जुलूस, धरना, मोर्चा, संघर्ष चलता था लोगों का। कुछ उसमें प्रोमिनेंट लीडर एन.डी. पाटिल, गणपतराव देशमुख, और वो उनके डिमांड के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के उस टाइम के विधान परिषद के सभापति थे वी.स. पागे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और जो रोजगार हमी योजना बनी महाराष्ट्र में, और वो बाद में उसको कानूनी स्वरूप भी दिया इस योजना को। जिनके पास थोड़ा जॉब है या कुछ बिजनेस करते हैं, उनसे प्रोफेशनल टैक्स के माध्यम से पैसा लेके जिनको काम की ज़रूरत है उसको काम के लिए, रोज़गार के लिए देना, ये बहुत क्रांतिकारी योजना महाराष्ट्र में बनी। उस रोज़गार हमी योजना के माध्यम से आज जो महाराष्ट्र की जो जिसको प्रगत राज्य बोला जाता है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2 गांव एक दूसरे से सड़क के माध्यम से जोड़े गए, वो काम हुआ। सड़क आ गई तो उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार की जो राज्य परिवहन की बस आई, बस आ गई, इसके लिए एजुकेशन के लिए लड़कियां बाहर निकलने लगी। तो ये जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट में उस रोज़गार हमी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, एग्रीकल्चर में जो माइग्रेशन होता था गांव से शहरों के तरफ, वो माइग्रेशन कम होते गया, क्योंकि लोगों को गांव में ही रोज़गार अगर मिल रहा है तो शहर में जाने की ज़रूरत नहीं। तो उस टाइम के अगर रेट निकालेंगे हम, माइग्रेशन के रेट, तो बहुत उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। जो खेती थी उसमें बहुत सारे तालाब, नाला बन या चेक डैम्स और इस तरह से सीमेंट बंदरा ये बनने के बाद, वाटर सेट की बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद, पानी अड़वा जिरवा ये स्लोगन के माध्यम से गांव में पानी खेती के लिए उपलब्ध हो गया, और उसके ऊपर फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के माध्यम से हॉर्टिकल्चर योजना को सपोर्ट किया। आज हम देखेंगे विशेषता है, विदर्भ में संतरा मौसम्बी है, मराठवाड़ा में द्राक्ष और दालिम है, या कोकण में काजू और नारियल है, इस तरह की जो आम की खेती है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर महाराष्ट्र का जो बढ़ गया, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से सपोर्ट देने के बाद ही किसान को प्रोत्साहित किया गया। उसी तरह से हमारे इलाके में अनार की खेती बढ़ गई। और कम से कम जो 100% जो प्रॉब्लम था, तो हम मैपिंग देखेंगे तो 24% किसान ये उसकी डेवलपमेंट हो गई। ये वाटर सेट के एक्टिविटी, ना कोई बाहर से पानी लाने में, लेकिन कंटिन्यूस वाटर सेट बॉडीज़ करने के बाद ये उसका फ़ायदा 24% किसान की अब डेवलपमेंट हो गई। ललित जी, वाटर शेड यह महाराष्ट्र की देन है ऐसा बोला जाता है, क्या आप इसमें कहेंगे? जैसे कोल्हापुर बंधारा है या अलग अलग तरीके के जो बंधारे हैं, वो जो सिस्टम महाराष्ट्र में शुरू हुई, जो सामाजिक संस्थाओं ने लाई, वो देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी अडॉप्ट हुई। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? उसमें अडॉप्ट होने में जो जिसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में थी, वो पहले नेशनल लेवल पे अडॉप्ट हो गई, क्योंकि लोगों को रोजगार देना ये बहुत जरूरी, महाराष्ट्र से शुरू हुआ। और महाराष्ट्र में ये उसका सक्सेस मैं अभी जो जितना डिटेल बताया, वो सक्सेस के कारण ही नेशनल लेवल पे लगा। जब ये मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको नेशनल लेवल पे मनरेगा करके लाया, और कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का काम उसमें प्रावधान है। ये बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है उसमें। लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी जो पहली स्कीम और ये मनरेगा, इसमें 365 दिन काम देने की व्यवस्था है। बाकी राज्यों में 100 दिन का ये है, लेकिन महाराष्ट्र में पूरा 365 दिन जिसको बोलते हैं, वर्ष भर काम ये देने की ये है। तो
ये देश को एक महाराष्ट्र का योजना का मिला है, महाराष्ट्र के माध्यम से। आप वाटर शेड का जो बात करते तो वाटर शेड में ड्राउट प्रोन एरिया में वाटर शेड का बहुत काम मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत काम हुआ। तो उसका खेती में बहुत परिवर्तन आया और माइग्रेशन का रेट भी कम हो गया, किसान का इनकम बढ़ गया उसके माध्यम से। ये तो एक आर्थिक विषय पर जो बात मैंने कही थी। दूसरा सामाजिक जो विषय था, दलित यानी शेड्यूल कास्ट के साथ जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी उसमें, तो बहुत उसके अनुभव हमने खुद किए हैं। और जैसे दलितों के साथ होता था उसी तरह महिलाओं के साथ भी गैर बराबरी की ये थी। अगर महिला गांव में प्रवेश करती है बाहर से तो उसको अपना मुंह ढक के आना पड़ता था। आज हम हिजाब और ये सारा मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन तब तो सारे महिलाओं के साथ एक कंपल्शन था ये। और उसके ऊपर भी हमने काम किया है, महिलाओं के अधिकार के बारे में। जूते भी गांव में जमीन पे नहीं अपने जूते पाँव से निकाल के हाथ में लेके ये आना पड़ता था। ये क्या मराठवाड़ा में ही था? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये था। पश्चिम महाराष्ट्र में भी था, मराठवाड़ा में था। ये हम बचपन से ये प्रथा हमने देखा है। तो सार्वजनिक जगह पे महिला नहीं आती थी। दुकान पे कुछ काम लाना है तो अपने बच्चों को भेजती थी, लेकिन वो खुद नहीं आती थी दुकान के सामने। तो ये सारा जब उसे अम्बेडकर स्मृति संस्था ने पहला ये एक शिविर किया राज्य स्तर का, कि उसमें सारे MSW कॉलेज के प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट इनको बुला के कि महिलाओं की समानता की बात की। और वो बात समानता की गांव-गांव में लीडर्स तैयार किए। वो लीडर्स आगे चलकर जब पंचायत राज आया तो उसमें गांव में सदस्य बन गई ग्राम पंचायत की, कोई तालुका समिति में, पंचायत समिति में चुन के आई, कोई जिला परिषद में चुन के आई। तो महिलाओं का एक लीडरशिप बनाने में हम उसका फ़ायदा हुआ इस मूवमेंट का। और दलितों के साथ जो अनटचेबिलिटी थी उसके ऊपर हमने पहले हमने महार वतन लैंड के ऊपर वाटर शेड का काम किया। जब उसी गांव में एक सोशल बाइकआउट करने के बाद रोज़गार तो चाहिए, तो कहाँ रोज़गार देंगे? तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के माध्यम से उसी 90 एकड़ ज़मीन के ऊपर काम हमने शुरू किया। उसका फ़ायदा गांव के दूसरे कम्युनिटी को, यानी मराठा कम्युनिटी को अच्छा मिला। लोग बोलने लगे कि हमें सभी गांव के बारे में क्यों नहीं करती है संस्था। तो फिर हमने एक शर्त रखी कि हम कुछ जगह पे देखने के लिए जाएंगे, और वो देखने के बाद हमें आइडिया आएगा कि क्या करना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता है। तब तो आदर्श गांव योजना अन्ना हजारे जी के माध्यम से महाराष्ट्र में मची 72 वगैरह की बात है? 72 के बाद में, 80 के टाइम में। हाँ। और हमने गांव के 54 लोगों को निकाला। उसमें दलित भी थे, नॉन दलित भी थे उसमें। और एक शर्त रखी कि हम घर से खाना लेके चलेंगे और साथ में खाना खाएंगे। तो ये भी हुई। हाँ, तो ये समानता के मुद्दे पर लोगों को लाने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी हमने किया। हमने काम करते करते पूरे गांव के विकास के बारे में शुरू किया। गांव में यातायात की सुविधा नहीं थी, बस नहीं आती थी। 4.5 किलोमीटर से दूर गांव से विद्यार्थी लोगों को आना पड़ता था, बाज़ार में पैदल जाना पड़ता था। तो हर एक चीज़ के ऊपर अभी 6-7 बसेस उस गांव में किया, ताकि वो गांव से मुंबई तक एक बस डायरेक्ट उस टाइम में हमने शुरू किया।
रेलवे लाइन थी, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था। तो मुझे उस टाइम में लगता था कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर ये, लेकिन मैंने प्रयास किया हर एक रेलवे मिनिस्टर के साथ बात करके डोंगरगांव में रेलवे स्टेशन बनाया है। अच्छा। आज 150 विद्यार्थी हम्म। कॉलेज के एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं गांव से, और अच्छा। उसमें 50% लड़कियां भी है उसमें। ये सोशल डेवलपमेंट है अच्छा। इसमें। तो एक संस्था क्या क्या कर सकती है उसमें, और खास करके अंबेडकर स्मृति संस्था का इनाग्रेशन ही डॉक्टर बाबा आड़ाव जो सोशल वर्कर जाने माने हैं उनके उपस्थिति में किया गया, और हमने हर एक मुद्दे पर जो काम करना शुरू किया उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा अकाल के बारे में है। और अकाल में सारे किसान अपना पशुधन औने पौने दाम में बेचते थे। तो मुझे लगा कि ये तो नुकसान है। एक बार बैल या गाय अगर बेची गई तो 5 साल किसान को नहीं मिलती है उसको ये, तो सारा नुकसान होता। तो इस पशुधन के लिए बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने एक संस्था के माध्यम से एक कैंप शुरू किया। उसको देखने के लिए मधु दंडवते जी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले। मैं वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये काम तो सरकार का है, संस्था कितने गांव में करेगी। तो उन्होंने जब प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये एक पॉलिसी लाया कि जिस राज्य में अकाल की स्थिति होती है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपुटेशन जाएगा लोगों का ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्व करके उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैकेज उस स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट जिस गांव में ये इस तरह की परिस्थिति है अकाल की, तो वहाँ कैटल कैंप शुरू करने का, ये कि जानवरों को चारा और पानी देने ये का। शुरुआत सोशल सेक्टर से महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र से हुई। और आज कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की आए तो ये करना पड़ता है। ये लेकिन बड़े जानवर के लिए सुविधा हो गई, लेकिन छोटे जानवर के लिए नहीं थी। तो ये सोचते सोचते हमने 2018 में जब अकाल की परिस्थिति हुई तो SM जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन और अंबेडकर स्मृति विकास संस्था दोनों ने, हमने वहाँ पे एक कैटल बकरी का कैंप चलाया 5 महीना। और वो मीडिया ने इतना उठाया, तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट से मीडिया के माध्यम से वो मुद्दा उठने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक GR निकाला कि जिस तरह से बड़े जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्था सरकार करेगी, उसी तरह से छोटे जानवरों के लिए भी, भेड़ बकरी के लिए भी वो 25 रुपीज़ पर डे प्रति जानवर देने का एक GR निकला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसमें मुझे ये आपसे समझ लेना था कि छोटे जानवर जो है उनके इकोनॉमी जो घूमती है वो महिलाओं के तरफ से घूमती है। राइट। वो तो क्या है वो आप बताएंगे? वो ऐसा है कि किसानी से जो पैसा आता है पहले से वो घर के पुरुष के पास आ जाता है। जैसे कपास बेची या सोयाबीन बेचा, बड़े चीज़ों का। बड़े, तो उसका पैसा है। लेकिन घर की महिला है वो मुर्गी बकरी, इससे जो वो उसका संभाल भी वो करती थी, देखभाल करती थी, और देखभाल से उसका राइट भी बनता था कि ये पैसा उसके पास जाएगा। तो वो पैसे महिलाओं की इकोनॉमी बढ़ाने में, और वो अपने लड़की के लिए कुछ गहना बनाना हो या कुछ सपोर्ट करना है, उनके लिए कुछ करना है, तो इसके लिए आता था। तो एक ये महिलाओं की इकोनॉमी, ये से एक उसको देखते हैं छोटे जानवरों को।
अकाल के दौर पे छोटे जानवरों के लिए तो ये अच्छी बात होगी, पर इसी के साथ एक महिला सशक्तिकरण का भी एक जरिया ये बन गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी महाराष्ट्र का योगदान सराहनीय है। हाँ। हम ये पूछना चाहते हैं आपके कि जिस टाइम में आपने परिस्थिति तो बता दी, क्या विषमता से सामाजिक विषमता देख के सामाजिक संस्थाओं का महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है? अगर संक्षिप्त में पूछा जाए तो महाराष्ट्र की एनजीओस किसी परिस्थितिवश निर्माण हुई है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महाराष्ट्र में जो सभी संस्था जन्म कैसे लेती है कि जो एक समस्या है और समस्या जिसके दिमाग में जाती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना है। उसके ऊपर ही बहुत सारी संस्था बनी ना। उसके तो पानी का सवाल है, तो पानी के इश्यू पर वाटर सेट में इंटरेस्ट लेने वाली संस्था बनी। महिलाओं के इश्यूज़ पे काम करने फिर एससीजी ग्रुप, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप आया, तो उसी को लेके फेडरेशन बनाना, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके लिए किया। जो ह्यूमन राइट के ऊपर हमारी जैसे अम्बेडकर स्मृति संस्था का इकोनॉमिक भी और ह्यूमन राइट का फोकस था, तो ह्यूमन राइट में महिला, नोमैडिक ट्राइब्स, दलित, इनको इक्वल राइट मिलना चाहिए, उनकी प्रगति होना चाहिए, उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया। नेशनल लेवल पे जो एट्रोसिटी एक्ट आया और उसमें जब उस एक्ट को 25 साल हो गए, तो एक डेटा जमा करने में नेशनल लेवल पे NCD 4 जैसे नेटवर्क काम करता था, उसमें राज्य स्तर पर मैं देखता था उसमें, और वो डेटा देने के बाद फिर उसमें अमेंडमेंट की कुछ बातें आई। तो ये अमेंडमेंट करीब 2008-9 के टाइम में आई, तो उसमें हमारा योगदान है, हमारा कंट्रीब्यूशन है। कई राज्यों में स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शेड्यूल कास्ट प्लान है, तो वो प्लान के बारे में एक्ट बनाने के लिए हम लोग नेशनल लेवल पे मांग करते थे, क्योंकि उसका फंड डाइवर्ट होता था, यूटिलाइज नहीं होता था, एज़ पर पॉपुलेशन के हिसाब से पोर्शन में नहीं मिलता था। तो ये मुद्दा नेशनल लेवल में जो उठा, तो उसके साथ मतलब सारे मुद्दे हम लीड नहीं कर, लेकिन कुछ लोग लीड करते हैं, तो उसके साथ ज्वाइन होना, ये भी हमारा नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं कि सेक्टर से ऐसी कौन सी मूवमेंट थी, परिस्थितियों के वश तैयार हुई, कुछ मूवमेंट्स हुई ना, तो जैसे ये थी जयप्रकाश नारायण जी की मूवमेंट थी, तो उससे प्रभावित होके कुछ एक्टिविज़म महाराष्ट्र में तैयार हुआ, और उस एक्टिविज़म से संस्थाएं कुछ कार्यकर्ता निर्माण हुआ, तो वह जो थोड़ा सा पूर्व संकेत की बातें हैं, तो कुछ वो कह पाएंगे? मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में पिछले 10-15 साल में जो कानून बने हैं, हाँ। तो वो कानून सोशल सेक्टर के माध्यम से बने। हाँ। पहले क्या होता था, जब देश स्वतंत्र हुआ तब कुछ अपोजिशन के लोग मांग करते थे कि बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो इंदिरा रूलिंग पार्टी है उसको करना वो पड़ता था, क्योंकि मांग उठती थी। वो मांग कहाँ से उठती थी? तो वो पॉलिटिकल माध्यम से। लेकिन जब सोशल सेक्टर बढ़ा और वो एम्पावर हुआ, तो वो मांग करने लगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? वो सोशल सेक्टर से आया। राइट टू फूड, राइट, आज किसी भी सरकार हो जो अनाज देती है गरीबों को, ये कहाँ से आया? ये मांग तो सोशल सेक्टर ने उठाई कि भूख के खिलाफ में हमें काम सरकार ने कुछ करना चाहिए, इसलिए वो राशन का आया, फूड सिक्योरिटी का एक्ट आया। फिर वन अधिकार का देखिए, वन अधिकार में जंगल में आदिवासी को उसका अधिकार है, तो जंगल में उनको लैंड देने के लिए वन अधिकार कानून आ गया। ऐसे कई कानून सोशल सेक्टर की वजह से आया, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो समाज व्यवस्था बदलने में
जो मैंने पहली बात किया कि गांव में अनटचेबिलिटी ख़त्म करके एक इक्वालिटी की एक बदलाव लाना, गांव के सारे यातायात की सुविधा के ऊपर काम करना, इस तरह का भी समाज व्यवस्था चेंज करने में एक कंट्रीब्यूशन है। और परमानेंट कुछ पॉलिसी लाके कानून का रूप देना, इसमें भी सोशल सेक्टर का और महाराष्ट्र के एनजीओ ने बहुत सारा काम किया। ये वन अधिकार जो है तो जितने ट्राइबल बेल्ट में काम करते थे, और रवि बुस्कुटे जी और कई लोगों के माध्यम से वो वन अधिकार आया। हाँ हाँ, ये जो योगदान है वो पॉलिसीज़ बनी, कानून बने, तो ये राष्ट्रीय योगदान तो है ही, पर आगे वाले पीढ़ी को अभी सेक्टर काफ़ी उसको एक मान्यता प्राप्त हुई है। आपके कार्यकाल में या उससे भी पहले दशकों में सोशल मूवमेंट के लिए जो संघर्ष करना पड़ता था, वो आपने जो रास्ता दिखाया है आपके जनरेशन ने, उसका नए पीढ़ी को बहुत आसान, ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, पर इनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि यह जो गरिमा है सोशल सेक्टर की, ये ऐसे ही हमेशा रहे, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिस टाइम में हमारे जैसे लोगों ने संस्था तैयार किया, तब मालूम नहीं था कि FCRA नाम के कोई एक्ट है और उससे विदेश से कोई सपोर्ट मिलेगा। और वो भी मालूम नहीं था कि CSR जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ सपोर्ट मिलेगा। तब हमने शुरुआत किया, ये कोई गुंजाइश नहीं थी कि कहीं से सपोर्ट मिलेगा, तब तो शुरू किया ना हमने। और खाली अम्बेडकर सिटी संस्था ही नहीं, देश में हज़ारों संस्था ये इसके पहले शुरू हुई है। हाँ। जो कुछ करना है, हम कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल इसमें जाके कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम हमें सोशल एक्टिविटी हैंडल करने के लिए संस्था बनाना है। तो ये दौर था देश स्वतंत्र होने के बाद में, और ये 70-80 के दशक में संस्था बना के कुछ काम करें, देश की सेवा करें, तो इससे एक सोशल सेक्टर बढ़ा अपने इसमें। फिर एक इसमें सरकार भी मिलजुल के काम करना चाहती थी, जैसे वाटर सेट के इसमें बहुत सारे मिलजुल के काम किया है। SCG ग्रुप में सरकार ने मिलजुल के संस्थाओं के साथ में काम किया। थोड़ा शायद अपने देश में नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है कि सोशल सेक्टर को डैमेज किया जा रहा है, और उसको एक पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए, उसको नेगेटिव। शायद कुछ संस्था खराब भी होगी, 4-5% ये इसमें, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानून का उल्लंघन किया तो उसके ऊपर। लेकिन पूरे सोशल सेक्टर को सरकार ने अपने साथ में लेके काम करना चाहिए। हाँ। और NGO सोशल सेक्टर को भी हम सब कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हमें करना है सरकार के सपोर्ट से कुछ बदलाव होला। तो दोनों अगर साथ में काम किया तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ये आह्वान है आने वाले पीढ़ियों के लिए, ये आह्वान, ये तो सरकार के लिए मेरा आह्वान है, गवर्नमेंट सिस्टम के लिए। हाँ। और आने वाली पीढ़ियों को मैं बताऊंगा कि कुछ निराश होके, बहुत सारे जॉब गए हैं, कम हो फंड्स कम हो गए, सपोर्ट सिस्टम कम हुआ, इससे निराश होके सेक्टर मत छोड़ना। क्योंकि अगर कोई एक सोशल सेक्टर में आया हुआ एक कार्यकर्ता सारा निराश होके FCRA फंड नहीं मिलता है, सारे रिसोर्सेस नहीं मिलता है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्टर बने, ये नहीं मैं चाहता, या कोई दूसरा उद्योग, इसमें टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अपना फील्ड मत छोड़ना नहीं चाहिए। और परिस्थिति तो बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। सरकार के ध्यान में आएगा कि कुछ, आज मैं एक बात बताऊं कि बाल विवाह और ट्रैफिकिंग केस पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया कि इसके ऊपर कुछ आपको काम करना चाहिए। तो आज 400 जिले में देश भर में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ में संस्था काम कर रही है, और इसको बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का काम
हो रहा है। तो ये दोनों मिल के साथ अगर चले, सरकार भी और सोशल सेक्टर, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये साथ साथ सोशल सेक्टर में जो जहाँ से MSW और इस तरह के कॉलेज हैं, तो वहाँ भी मतलब सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैंने MSW किया है तो मैं खाली पैसे के लिए कौन सा भी जॉब, नहीं करूं। इशू के साथ जुड़ना based। चाहिए। और चैलेंजेस नहीं है क्या? अभी भी चैलेंजेस बहुत है। एक पूरा आज हम महिला की गैर बराबरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो उनको एम्पावर करना है, जेंडर सेंसिटाइज करना है, या ह्यूमन राइट के कई मुद्दे हैं। आज जो सोशली जो बैकवर्ड है, नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं, उसको एजुकेशन नहीं मिलता है, वो उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, तो ये सारी के ऊपर कौन काम करेगा? तो सरकार तो नहीं करेगी ना। तो हमें ही मैं अपील करूँगा ये सारे यूथ और संगठन को, डटे रहिए, प्रतिकूल परिस्थिति होगी भी तो आप सोशल फील्ड मत छोड़िए। अच्छा, एक बहुत अच्छी चर्चा रही। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय दौर का योगदान जब हम आपसे सुनना चाहते थे, तो बहुत से पॉलिसीज़ के बारे में हमने बात की, नए GR जो सोशल सेक्टर से प्रवृत्त होके शासन ने बनाए उसके बारे में बात की। आपने शासन के साथ भागीदारी में कार्य करने की बात की, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है सेक्टर के लिए। महाराष्ट्र के सामाजिक योगदान के लिए आपका इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।